नमस्कार। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो आप सभी लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ-साथ में लेकर चल रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों का क्लास 10th में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ-साथ बोर्ड परीक्षा में भी अच्छा स्कोर बन जाए। बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपको अभी से करनी है अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ-साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे क्या पेपर में लिखना होगा, कैसे आपको गलतियाँ नहीं करनी है जो बच्चे ख़ासकर गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हिंदी पर। तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर होगा। तो यकीन मानो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ-साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैंने एमसीक्यू के साथ-साथ जो यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन रखे हैं। तो आज हम पेपर को स्टार्ट करते हैं और साथ-साथ आपको हम बताएँगे आपको कौन-कौन सी वो गलतियाँ नहीं करनी जो अक्सर बच्चे कर देते हैं। सबसे पहले आपको एक हमारी बात ध्यान रखनी है, आपको हिंदी और इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के पेपर में जो कॉपी चेक करता है वो राइटिंग का एक बार ज़रूर देखता है कि बच्चे ने कैसी राइटिंग लिखी है। तो आप सभी लोगों को राइटिंग का थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखना है जब हिंदी और इंग्लिश का पेपर हो। बाकी आप किसी सब्जेक्ट को राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, मगर हिंदी और इंग्लिश पेपर पर पड़ता है। पहली बात ये हो गई। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा, आप अपना टारगेट बनाइए कि हमारे 20 एमसीक्यू में से 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। अगर आप ये सही हो गए तो यकीन मानो जो कॉपी चेक करता है उसके मन में प्रभाव पड़ जाता है कि बच्चा थोड़ा-सा इंटेलिजेंट है। इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आपने सारे एमसीक्यू सही कर लिए तो यकीन मानो आप सभी लोगों का स्कोर हिंदी के पेपर में काफ़ी अच्छा होगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे, हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, किस बच्चे के कितने एमसीक्यू सही निकले, सभी लोग बताएँगे, ठीक है? सभी लोग कमेंट करके कमेंट में बताएँगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास हमारा कौन है? परीक्षा गुरु। कौन है? परीक्षा गुरु। इसके रचयिता थे हमारे श्री लाला श्रीनिवास दास। कौन से थे? लाला श्रीनिवास दास जी इसके हमारे लेखक थे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी हमारी इंदुमती है। कौन है? इंदुमती। इंदुमती के लेखक हमारे हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है हमारे? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कौन है? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा जा चुका है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं पर ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर एक बच्चा इनको सही कर देता है। मगर जो ये क्वेश्चन है काफ़ी बच्चे इसको सही नहीं कर पाते हैं, तो आपको इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। हिंदी के जो हमारे प्रसिद्ध निबंधकार हैं वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। किनको माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, आवारा मसीह किस विधा की रचना है? तो आवारा जो मसीह है हमारी जीवनी विधा की रचना। किसकी है? जीवनी। किसकी है? जीवनी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हमारे तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? तो सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे? निर्गुण शाखा के कवि थे। निर्गुण शाखा के, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आपको यहाँ पर एक
वाक्यांश दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो आपको वाक्य खुद पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ें और आपके मन में बस जाए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप सभी लोग इसको एक बार पढ़िए, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है, इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष। यहाँ पर हमारा जो अलंकार है वो अलंकार यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं आप सभी को पता होगा। रोला छंद में हमारी 24 मात्राएं होती। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। क्या है? शोक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो उस अलंकार को हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर बहुत ही इजी है, हर एक बच्चा इसको सही कर देता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके हमारा चौराहा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ पेड़ और द्रुम और ये शब्द हमारा है तरु आदि कहलाते हैं। ये विलोम शब्द हैं या इसके बाद पर्यायवाची शब्द हैं, ये तो दोनों शब्द होंगे नहीं। तो विलोम शब्द तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यहाँ पर 13 है, तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पर रस हमारा हो जाएगा हास रस। कौन सा रस हो जाएगा? हास रस यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा में कौन सा छंद है। तो आपको बताना है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर जो हमारा छंद है वो एक सोरठा छंद है। कौन सा है? सोरठा छंद। आप सभी लोग बताएंगे सोरठा छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कपोत तत्सम है। तो कपोत का तत्सम क्या हो जाएगा? कबूतर। क्या हो जाएगा? कबूतर। इसके बाद सेम क्वेश्चन वही आ गया। कुंभकार तत्सम है। तो कुंभकार का तत्सम क्या है? कुम्हार। क्या है? कुम्हार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ हमारा बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है तथा प्लस ऐब में कौन सी संधि, मतलब संधि क्या होगी। तो क्या बन जाएगी? तथा का ये बड़ा आ और प्लस आ, तो ये हमारा बन जाता है आय। तो तथा में तथैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तथैव। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तथैव सही हो जाएगा। कवित्व में प्रत्यय है। तो प्रत्यय कहाँ पर लगता है? बाद में लगते हैं। तो कवित्व में कवि इतना हो जाएगा इत्तो है, तो यहाँ पर बा वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फलेसु किस विभक्ति का वचन रूप है। तो फलेसु किस विभक्ति का वचन रूप है? आप देखेंगे ये हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में जो आपकी बोर्ड कॉपी होगी या फिर आपके स्कूल की कॉपी होगी, तो यहाँ पर आप डालेंगे खंड खा। खंड खा डालने के बाद आप अंडरलाइन कर देंगे। हंसिया आपका जो बना होगा, इसके बाहर यहाँ पर आपको लिखना होगा हिंट। हिंट का आपको इस गद्यांश का पहला शब्द लिख देना है, फिर डॉट डॉट कर देना है, फिर लास्ट वाला शब्द लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा उत्तर आ या फर्स्ट, आपको उत्तर फर्स्ट लिख देना है। इसके बाद जब पूरा हो जाए उत्तर सेकेंड, फिर उत्तर पूरा हो जाए उत्तर थर्ड, ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको बोर्ड से पहले आपको मैं बता दूंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। यकीन मानो आपके नंबर पक्का बढ़कर मिलेंगे अगर आपने ये मेरी स्टाइल अपना ली। आपको बोर्ड से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस किस को वीडियो चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है
सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो हमारा गद्यांश है वो किस पार्ट से लिया गया और उससे कौन लिखेंगे। बस आपका इतना ही, अगर आपको इतना पता है तो यकीन मानो आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा किस पार्ट से लिया गया, इसके लेखक कौन है। इसके देखो विश्वास, पात्र, मित्र ही जीवन। तो ये जो हमारा गद्यांश है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ को आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी करनी, मगर साथ में आप सभी लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? तो यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस आपका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस आपको इतना लिख देना होगा, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है आपको सेम उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर देना है, अपने शब्दों में लिख देना है, अच्छे स्टैंडर्ड शब्दों में। तो आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए। तो आप लोग सभी जानते हैं हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए कि हमारा मित्र सही हो और हमें एक सही दिशा की ओर इंगित करे, सही दिशा की ओर ले जाए। ये हमें अपने मित्र से आशा करनी चाहिए, ना कि गलत कामों की। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख देंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खाए, अगर आपको ये वाला ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कट-इन वाला करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो आप पर आपको लगता हो कि मैं 100% ये वाला मैं कर लूँगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं आएगा, तो आप यकीन मानो आप वो कर दे रहे तो आपको पूरे-पूरे नंबर मिलेंगे। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं वो काम करते हैं सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको आ रहा है वो यकीन मानो आप उसे करेंगे विथ कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी राइटिंग के साथ, ठीक है? सबसे पहले आपको पता करना होगा ये किस पार्ट का है और इसके लेखक कौन है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा ममता नामक पाठ से लिया गया जिसके लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, हमारे लेखक हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हमारे लेखक हैं। तो आप सभी लोग इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखें। सेम यानी कि जब ऐसा बात कही जाए तो इसका मतलब सेम क्या होता है? संदर्भी होता है। क्या होता है? संदर्भी होता है। तो आपको संदर्भ लिखना है, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस आपको इतना लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है इसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है, स्टैंडर्ड शब्दों में लिखना है, काफ़ी अच्छी भाषा में, आसान भाषा में, ताकि जो पढ़े उसको समझ में भी आए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वह किसकी अकेली द्विता थी। तो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा, पहली लाइन में मिल जाएगा, वह अकेली किसकी द्विता थी। यहाँ पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? मैं आपको बता दिया है, यहाँ पर आपको आंसर दिख गया होगा, रोहतास द्रौपदी मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्विता थी। इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल गया। इसके बाद सेम यही हाल आपको यहाँ पर पद्यांश वाले में करना है। आपको प्रश्न नंबर 22 डालना है, आपको उत्तर संख्या 1 हो जाने के बाद उत्तर संख्या 2, ऐसे आपको यहाँ पर नंबर वाइज लिखना है, ठीक है? सबसे पहले आपको पता करना हो किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, ठीक है? तो पद्यांश आपको पता करना है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अब जब आप इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा पद नामक पाठ से लिया गया जिसके लेखक हमारे सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है यहाँ पर, तब लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया जिसके लेखक सूरदास जी हैं। बस आपका संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कृष्ण अपने मन की व्यथा किससे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया जो कृष्ण भगवान है वो अपने मन की व्यथा जो दर्द है वो किससे व्यक्त करते हैं। इसका आंसर आपको यहाँ में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती हैं। तो माता यशोदा कृष्ण भगवान जी को क्या खिलाती हैं? माखन रोटी दही। क्या खिलाती हैं?
माखन रोटी दही उनको खिलाती हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसा लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही आपको काम करना है। सबसे पहले आपको पता करना है किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है दोहा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सभी लोग जानते हैं तुलसीदास जी हैं। तो इसका आपको संदर्भ लिखना हो, संदर्भ लिख लेंगे। प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। बस आपको इतना लिख देना, आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर खा क्वेश्चन कह रहा है किसकी कठोर ध्वनि सुनकर घोड़े सूर के घोड़े अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो किसकी कठोर ध्वनि सुनकर यहाँ पर जो सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वो भटक जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर लिखा रवि बाजी, क्या लिखा, बाज की। इसके बाद यहाँ पर कह राम ने क्या खंडित कर दिया था। सभी को पता है राम भगवान जी ने क्या खंडित कर दिया था। आप सभी को पता है धनुष यानी कोदंड को खंडित कर दिया था। आप कोदंड भी लिख सकते हैं, कोदंड में धनुष ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है। यहाँ पर आपको संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, साथ में आपको संदर्भ भी लिखना है। मतलब कि आपको पता करना है किस पाठ से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी संदर्भ। तो आप सभी लोगों को इसका संदर्भ लिखना है सबसे पहले। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर आपको हेडिंग डाल देनी है हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद आपको हेडिंग डाल देनी है। इसके बाद आप सभी लोगों को इसको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में आपको एक श्लोक दिया गया है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है, साथ साथ में आपको इसका संदर्भ भी लिखना है। संदर्भ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। संदर्भ इसलिए पूछा जाता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये हमारा किस पाठ से लिया गया है। तो आप सभी लोग सबसे पहले ये काम करेंगे, संस्कृत के जितने भी पाठ हैं आपको उनका पाठ का नाम और सभी पाठों की जो सारांश है वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में ये फाइंड आउट कर पाएँ कि ये हमारा किस पाठ से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको देना है लेखक का। ठीक है, और 2 रचनाएं लिखनी है। यहाँ पर 2 रचनाएं कह तो दे रहा है, पर आपको कम से कम 10 रचनाएं तो लिखनी है। कितनी? 10 रचनाएं तो लिखनी है। अगर आपको 2 आती तो 2 लिख सकते हैं, परंतु आपको अधिक नंबर के लिए कम से कम 10 रचनाएं तो लिखनी ही पड़ेंगी। कम से कम आपको यहाँ पर 2 पेज का जीवन परिचय लिख देना है, तो यकीन मानो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का भी लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का। तो यहाँ पर किसी एक का आपको यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय लिखना है। सेम इसी प्रकार आपको यहाँ पर कवियों का जीवन परिचय लिखना है। आपको 2-2 रचनाएं लिखनी है, परंतु आपको रचनाएं कितनी लिखनी? 10 रचनाएं तो लिखनी ही पड़ेंगी। यहाँ पर आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, आप वही वाला लिखें। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। तो आप सभी लोग 2 श्लोक ऐसे तैयार कर लीजिए। कई बार होता है ये वाला आपने याद किया, वो वाला पेपर में आ जाता है, तो आप ये वाला लिख सकते हैं। तो 2 अगर आप याद कर लेते हैं तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे और एक ही पार्ट के याद करेंगे। एक ही कोई एक पार्ट के आप लोग याद करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऊपर वाले से भी कॉपी करके लिख सकते हैं। अगर टीचर का मन होगा तो वो दे देगा, वरना वो कंफर्म काट ही देगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने नंबर दिए हैं। तो आप सभी लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो आप यकीन मानो लिख देंगे तो कुछ ना कुछ आपको नंबर दे देगा, अगर दयालु टीचर होगा तो। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको संस्कृत में उत्तर देने हैं। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको सभी को कर देना है। जो आसान हो वही करें। यहाँ पर कह रहा है
मरणम कुत्र मंगलम भवति, कहाँ पर मरना मंगलम होता है। सब लोग जानते हैं, जहाँ पर कुत्र लिखा वहाँ पर क्या लिख देना है, वाराणसी। मरणम वाराणसी मंगलम भवति। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रमस्थली, तो वाराणसी कितनी भाषाओं की केंद्रमस्थली है, तो आप क्या लिखेंगे, धर्माया, मतलब कि विभिन्नाया लिख सकते हैं, तो आप लिखना कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर का है जो कि काफ़ी आसान है। वाराणसी कस्या कूले स्थिता अस्ति, वाराणसी कहाँ पर स्थित है, किसके किनारे स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सभी लोग इसका आंसर कंफर्म 100% सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर कमेंट कर दिया तो मैं मानूंगा वो बच्चे को संस्कृत काफ़ी अच्छे तरीके से आती है। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है निम्न उपसर्ग में से किसी एक के मेल से शब्द बनाइए। कोई एक आपको प्रयोग करना, सु है तो आप लिखेंगे सुवचन, सुवचन। ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। अनु है तो आप लिख सकते हैं अनुपयोग, क्या लिख सकते हैं, अनुपयोग लिख सकते हैं। इसके बाद नी है तो आप लिख सकते हैं निराश, क्या लिख सकते हैं, निराश। तो अब एक ही शब्द आपको बनाना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रत्यय आपको बनाना है, कोई एक शब्द का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो त्वा वाला है तो आपको पता हो जाएगा, त्वा वाला हमारा क्या हो जाएगा, चुमकत्व, क्या हो जाएगा, चुमकत्व। आपको बढ़िया शब्द लिखने हैं, चुमकत्व हो जाएगा हमारा। इसके बाद ता वाला है तो ता वाला हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, ता वाला हमारा हो जाएगा लिखता, क्या हो जाएगा, लिखता। और इक वाला आप सभी लोग जानते हैं, इक वाला आपको लास्ट में इक ऐसे कोई आ जाए, इक ऐसा शब्द आपको कोई ढूंढना होगा, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो राम विद्यालय जाता है तो राम विद्यालय गच्छति। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आम पुस्तक पढ़ती। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपको इजी लगते हैं वही करें। यहाँ पर मैंने दोनों इजी वाले ही उठाए हैं, तो आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। ये थोड़े से कठिन है, यहाँ पर कारक का भी प्रयोग हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे सेंटेंसों का नहीं किया। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा बोर्ड परीक्षा में जो सबसे इजी हो वही करने का प्रयास करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको निबंध लिखना है। तो निबंध आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है। तो आप सभी लोग उसको तैयार कर लेना है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, इसको भी आपको तैयार नहीं करना है, ये अब इतना नहीं आता है, ये वाला आपको तैयार रखना है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अब इसको ज़रूर तैयार कर लें, पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद आप कोई भी यहाँ पर निबंध लिखेंगे तो आपको निबंध ना बिना हेडिंग के नहीं लिखना है, हेडिंग डालेंगे तब लिखेंगे। तो यकीन मानो आपको जो कॉपी चेक करेगा वो पूरे 5 में 5 नंबर 100% देगा। आपको मैं एक वीडियो बनाकर देंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपको कैसे यहाँ पर निबंध लिखना है, ताकि जो कॉपी चेक करे वो आपको निबंध में पूरे नंबर दे। कम से कम एक नंबर काट ले चलता है, कम से कम एक ही नंबर काटे। आपको मैं ऐसा लिखना बताऊंगा, इससे पहले आपने कभी लिखना नहीं सीखा होगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो चाहते हैं, आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमें ये वीडियो चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। तुमुल खंड काव्य के आधार पर आपको बताना है भगवान लक्ष्मण और मेघनाथ का आपको इसका वो लिखना है, उनके बारे में लिखना है। यहाँ पर आप भी उसका हेडिंग बनाकर ही प्रयोग करें। काफ़ी दयालु थे, भाईचारे का संबंध था, वो एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे, आपको ऐसी हेडिंग बनाकर लिखना है। अथवा में यहाँ पर कह तुमुल खंड काव्य के आधार पर नवम स्वर का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, नवम स्वर किसी को नहीं ध्यान रहता है, ये बच्चे हर एक बच्चा कर लेगा। लक्ष्मण और मेघनाथ का आपको वर्णन करना है। ये था हमारा क्लास 10th का अर्धवार्षिक हिंदी का पेपर, जो कि आपको इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी यार दोस्तों को भी भेज दें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।